आज हम संसाधन भूगोल में भारत के संसाधन प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत के संसाधन प्रदेश के अंतर्गत हिमालय एवं संबंधित पहाड़ी संसाधन प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उत्तरी वृहत मैदानी प्रदेश, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन और प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिण में इसके लगभग समांतर पूर्व से पश्चिम गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित मैदानी भाग को उत्तरी वृहत मैदान कहते हैं। इस प्रदेश को योजना आयोग द्वारा 5 संसाधन विकास प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, जो हैं गंगा का निम्न मैदानी प्रदेश, गंगा का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, गंगा नदी का ऊपरी मैदानी प्रदेश और गंगा पारीय मैदानी प्रदेश एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये जो हैं इसमें आप देख पा रहे हो, जैसे गंगा का निम्न मैदानी प्रदेश, गंगा का मध्य गंगा का मैदानी प्रदेश, ऊपरी गंगा का मैदानी प्रदेश, ट्रांस गंगा का मैदानी प्रदेश जिसको अपने गंगा पारी मैदानी प्रदेश बोला है, और पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये जो प्रदेश है इसका क्षेत्रफल लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार ये प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा तथा सघन बसा हुआ प्रदेश है। यहाँ पे भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फसल उत्पादन की दृष्टि से भी इस मैदान का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मैदानी भाग समतल एवं निम्न उच्चावच युक्त है और जलोढ़ मिट्टी से बना एक निम्न भूमि मैदान है जो सारे देश के लगभग 20% क्षेत्रफल में फैला है। गंगा मैदान के ऊपरी भाग में 80 से 100 सेंटीमीटर, मध्य भाग में 100 से 150 सेंटीमीटर तथा निम्न डेल्टाई भाग में 140 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। परंतु पश्चिमी शुष्क प्रदेश में 25 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, जो कि अपन सभी को पता है कि इस रीजन में बारिश कम होने के कारण ही इसको शुष्क प्रदेश बोला गया है। इस प्रदेश में पतझड़ वन एवं चारागाह पाए जाते हैं। इस मैदान के हरियाणा क्षेत्र में 80,000 हेक्टेयर तथा राजस्थान वाले भाग में लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक चारागाह है। निम्न मैदानी प्रदेश अर्थात डेल्टा के दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे जो वनस्पति है वो मैंग्रोव प्रकार की पाई जाती है, दलदली क्षेत्र में जो वनस्पति उगती है। खनिज संसाधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे खनिज संसाधन जो हैं वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गंगा मैदान के ऊपरी भाग के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में लौह अयस्क, चूना, जिप्सम। राजस्थान के मैदानी भाग में तांबा, कैल्साइट, सीसा बालू तथा बेंटोनाइट। मध्य गंगा मैदान में अभ्रक, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। निम्न मैदानी भाग में कोयले के भंडार हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं।
यहाँ पे गंगा यमुना दोआब के जल संसाधन का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है और किया जाता है। इससे लगभग जो गंगा यमुना दोआब में नहरें बनाकर जल का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा चुकी है। पंजाब के उत्तरी मैदानी भाग में भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध हैं, साथ ही यहाँ सतलज नदी से जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। भाखड़ा बांध बनाकर एकत्रित जल का जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। और मध्य गंगा मैदान में घाघरा, गंडक और कोसी नदियों के जल को विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह से दामोदर नदी के जल को भी विद्युत उत्पादन एवं इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। गंगा के ऊपरी तथा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में गेहूं, गन्ना, चावल, कपास, मक्का, दलहन और ज्वार बाजरे की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। निम्न गंगा मैदान में चावल और डेल्टाई क्षेत्र की मिट्टियों में जूट की कृषि की जाती है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश वाले भाग को छोड़कर सारा जो मैदानी भाग है उसमें जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इस संपूर्ण मैदानी भाग में अनुकूल जलवायु, पर्याप्त जल एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण सघन जनसंख्या निवास करती है, केवल पश्चिमी शुष्क प्रदेश को छोड़कर। अब आता है प्रायद्वीपीय पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। ये जो रीजन है इसको हमने देखा कि 4 भागों में योजना आयोग ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें आप देख सकते हो पश्चिमी, पठारी और पहाड़ी प्रदेश। ये जो मानचित्र है इसमें भी आप देख सकते हो। मध्यवर्ती पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी पठार तथा पहाड़ी प्रदेश और दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। यानी इसको जो 4 भागों में बांटा है वो आप इस तरह से इसको बता सकते हो। प्रायद्वीपीय पठारी और पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिमी भाग में 70 सेंटीमीटर और मध्य भाग में 60 से 100 सेंटीमीटर तक, पूर्वी भाग में 120 से 170 सेंटीमीटर तथा दक्षिणी भाग में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये प्रदेश उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है और इस प्रदेश का विस्तार वृत्त मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक पाया जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, उड़ीसा की पहाड़ियाँ और अरावली पर्वत, उड़ीसा की पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर अलग अलग पाई जाती है, जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया था। तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, लेकिन आंतरिक जो क्षेत्र हैं उनमें वर्षा का औसत कम होता जाता है। वर्षा की विभिन्नता होती है, इसी कारण वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। पश्चिमी भाग में मालवा पठारी क्षेत्र पर सागौन, शीशम और चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में नीलगिरी पहाड़ियों पर पतझड़ वनस्पति वाले वन पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में सागौन, साल, बांस के वन तथा सवाई घास पाई जाती है। कृषि संसाधन यहाँ बहुत सहायक में पाए जाते हैं और इसके पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र
खनिज संसाधन की दृष्टि से या खनिजों की उपलब्धता के आधार पर भी वो धनी है। यहाँ लौह अयस्क, कोयले, तांबा, डोलामाइट, बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। भारत का लगभग 60%, लौह अयस्क, कोयला 66%, डोलामाइट 65% और तांबा 90% यहाँ मिलता है। इसके अलावा चूना और अभ्रक के भी भंडार पाए जाते हैं। उड़ीसा की पहाड़ियों में लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, जिप्सम और मैंगनीज आदि खनिज पाए जाते हैं। मध्यवर्ती पठारी भाग में अरावली क्षेत्र में सीसा, जस्ता, लौह अयस्क, मैंगनीज तथा चूना आदि खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। बुंदेलखंड और चंबल बेसिन में संगमरमर मिलता है। पश्चिमी भाग के मालवा पठारी क्षेत्र से एस्बेस्टास, चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैंगनीज, चीनी मिट्टी और विंध्य प्रदेश से हीरा निकाला जाता है। दक्षिणी पठारी भाग में मिलने वाले मुख्य खनिज मैंगनीज, बॉक्साइट, जिप्सम, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट और चूना पत्थर है। कोयले के वृत्त भंडार गोदावरी घाटी में मिलते हैं। कर्नाटक के पठारी भाग में सोना, लोहा, मैंगनीज तथा बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं और यहाँ पर सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए संभाव्य जल शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चंबल बेसिन में 6 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि तथा 1 लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पादन की संभाव्य क्षमता है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ बेसिन में यहाँ पर बस्तर के पठारी क्षेत्र कावेरी एवं तुंगभद्रा नदियों द्वारा प्राप्त जल से लगभग 90 लाख किलोवाट का उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ बेसिन में 12 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभाव्य मिलती है। 90 लाख किलोवाट को अगर देखा जाए तो बस्तर के पठारी भाग में 80 लाख किलोवाट एवं कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों में 10 लाख किलोवाट जल विद्युत शक्ति का संभावित स्रोत है। इस रीजन में कपास की कृषि के लिए लावा से बनी काली मिट्टी पाई जाती है जो कि इसकी बहुत उपयुक्त होती है और पश्चिमी भाग महाराष्ट्र में भी मिलती है। शेष पठारी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊ नहीं है। काली मिट्टी पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र में मिलती है और शेष पठारी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी पठारी भाग में कपास, पूर्वी भाग में चावल, मध्य भाग में गेहूं एवं मोटे अनाज तथा दक्षिण भाग में ज्वार, बाजरा, गन्ना तथा कपास की फसल उगाई जाती है और इसके साथ ही नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय भी पैदा की जाती है। इस रीजन में रांची पठार, बेंगलोर, चेन्नई और पुणे का समीपवर्ती भाग अधिक विकसित तथा घने बसे हैं जिनके विकास का मुख्य कारण यहाँ उद्योगों का केंद्रित होना है। तो ये थे अपने 2 रीजन, उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी तथा पहाड़ियाँ।